बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कल के हमने चैप्टर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया जस्ट शार्ट सा। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है उसी जो इंट्रोडक्शन में हमने ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट पढ़ा था कि एटम्स जो हैं वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। एटम्स जो हैं वो अपने आप की अपनी अपनी एनर्जी को कम करना चाह रहे। तो उसके केस उस सिलसिले में फिर हमने उसके दो रूल्स पढ़े थे कि वो जो रूल्स हैं डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, जस्ट उनकी डेफिनेशन की थी। हमने कहा था ये फॉलो करना चाहिए, तब जाके कहीं उनके क्या होता है कि वो स्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। अब वो कंसेप्ट कौन से थे? तो दो कंसेप्ट्स होते हैं आपके पास केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें एक होता है वैलेंस कंसेप्ट, और दूसरा होता है आपके पास ऑर्बिटल कंसेप्ट। दोनों को वन बाय वन देखेंगे। वैलेंस कंसेप्ट के बारे में तो कल हमने बात की थी थोड़ी बहुत, लेकिन आज इसके ऊपर हम फिर डिटेल से बात करेंगे ताकि ये दोनों कंसेप्ट हमें समझ आ जाएं, वैलेंस कंसेप्ट क्या है और ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या है। एक बात ध्यान में रखें, वैलेंस जो है ये वैलेंस वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं लास्ट के लिए, ठीक है। वैलेंस कंसेप्ट से मुराद क्या होगा? किसी भी एटम के लास्ट सेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल आपके जहन में होना चाहिए कि आपके पास चार ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होते हैं एस ऑर्बिटल, आप पहले पढ़ चुके हैं। पी ऑर्बिटल होते हैं आपके पास, डी ऑर्बिटल होता है, सेम इस तरह आपके पास एफ ऑर्बिटल होते हैं। एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 6। इस तरह डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 10। और एफ के अंदर, एफ ऑर्बिटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स के आपको नाम आ गए, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। इनको हम आगे चल के डिस्कस भी करते हैं। आगे चलते हैं। ये प्रायोरिटी टेबल है, कल इसके ऊपर हमने बात की। आपको बार बार प्रायोरिटी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको फिर रिकॉल करवा दूं कि यहाँ पे मौजूद सवाए नोबल फैमिली को, इस नोबल फैमिली को छोड़ के, ठीक है, इसका नाम नोबल ही इसलिए क्योंकि ये किसी भी किस्म की केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। किसी भी किस्म की केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए इनका नाम भी क्या होता है? नोबल होता है या इनर्ट होता है। रहेगी बात इससे पीछे वाले जितने भी 7, ये वाले आपके पास टोटल कितने? 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये जो टोटल आपके पास बनते हैं 7 ग्रुप्स। ये 7 के 7 ग्रुप्स जाएंगे किसके अंदर? बॉन्डिंग में। और ये बॉन्डिंग जो है, ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों करते हैं इसके ऊपर हमने कल बात की थी कि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी कम करना चाहते हैं। जिस फॉर्म में अभी हैं इस फॉर्म के अंदर ये स्टेबल नहीं होते, तो अब आपको स्टेबल करने के लिए, ठीक है, एनर्जी को कम करने के लिए ये केमिकल बॉन्डिंग में चाहते हैं। इस बात को अपने जहन में रख दें। बाकी आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर, क्योंकि अगर आपने चैप्टर 3 जो है जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था हमने, जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था, अगर वो आपको क्लियर है तो यहाँ पे आपको कोई मसला फिर नहीं पेश आएगा। आगे चलते हैं। वैलेंस कंसेप्ट क्या है? वैलेंस मैंने आपको बता दिया कि जो वर्ड वैलेंस है ये हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? लास्ट शेल के लिए। किसी भी एटम के लास्ट शेल के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है वैलेंस। हम 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हम आउटर मोस्ट यूज़ कर लेते होते हैं, आउटर मोस्ट सबसे आखिरी वाला शेल, लास्ट शेल या वैलेंस शेल, बात है कि ये तीनों की। आप ये बोलो या ये आपकी मर्ज़ी हो जाएगी। लास्ट बोलते हो, आउटर मोस्ट बोलते हो या वैलेंस बोलते हो। तो वैलेंस कंसेप्ट है, याद रखने के जो वैलेंस कंसेप्ट है आपके पास, ये सबसे पहले जिन बंदों ने पेश किया था वो थे, उनमें एक आ जाते हैं लिविस, ठीक है। इनको जो पूरा नाम अगर आप लिखो तो G.N. लिविस पढ़ा जाता है। कब इन्होंने ये वैलेंस कंसेप्ट पेश किया? 1916 के अंदर ये वैलेंस कंसेप्ट पेश किया गया। एक तो साइंटिस्ट थे लिविस और दूसरे आपके पास साइंटिस्ट थे W. कोसेल।
ये आपके पास दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में बताया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या स्टेट करती है, क्या बताती है हमें, इसको आप देख लें। अच्छा, स्टेट क्या करती है कि इट स्टेट दैट इन ए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड में याद रखना अब आपके पास कितने बॉन्ड्स होंगे, आगे चल के नेक्स्ट जो आपका वीडियो लेक्चर आने वाला है उसमें हम उनको ही डिस्कस करेंगे। जहन में रख लें, एक केमिकल बॉन्ड होता है आयनिक, एक होता है कोवेलेंट, एक होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ठीक है, और लास्ट एक होता है मेटालिक। इन पर भी हम वन बाय वन बात करेंगे। तो केमिकल बॉन्ड्स आपके पास ये आ जाएंगे। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जब होती है तो उसमें क्या होता है, एटम्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मैं बात करूं, सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट के अंदर मौजूद जो एटम्स होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, वो किसी न किसी केमिकल फॉर्मेशन के अंदर जा रहे होते हैं। कैसे जाते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। लॉस कैसे करते हैं, अब मैं ज़रा लिंक करूँगा इस चीज़ को पिछले वाले चैप्टर के साथ। आपने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी, कि आप किसी भी एटम को एनर्जी देते हो, उसके लास्ट वाले शेल में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। तो लूजिंग का कंसेप्ट यहाँ पे समझ आया कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाना, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है जिसको आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हो। और जब केमिकल फॉर्मेशन हो रही होती है तो इसका मतलब वहाँ पे आयनाइजेशन, अगर एटम ने लास्ट करना है इलेक्ट्रॉन को तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, फिर गेन करने की बारी आ गई, ठीक है। फिर गेन करना ये कि एटम जो है वो या तो लॉस करे इलेक्ट्रॉन, तब वो केमिकल फार्मेशन में आ सकते, एटम गेन करे तब वो केमिकल फार्मेशन में आ सकता है, ठीक हो गया। या फिर तीसरी जो चीज़ बचती है, शेयर करे इलेक्ट्रॉन्स को। अगर एक एटम है, जैसे मैं आपको सिंपल बता दूं कि आपके पास जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स वो ज़्यादा पसंद करेंगे किस चीज़ को, कि इलेक्ट्रॉन्स को वो लॉस कर दें। लॉस करने के बाद अपने आप को क्या करें, स्टेबिलिटी की तरफ या फिर केमिकल फार्मेशन की तरफ लेके जाएं। मेटल्स जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना। इसके अपोजिट आ जाओ तो क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं, वो इनके मुकाबले में क्या करते, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना पसंद करते हैं, ठीक है। तब जाके वो अपनी अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करते हैं। तो अब ये बात क्लियर होगी कि लॉस कौन से करेंगे, मेटल्स, गेन कौन से करेंगे, नॉन मेटल्स। बाज़ ऐसे होते हैं, बाज़ कंडीशन ऐसी होती है कि लॉस करने से ये केमिकल फॉर्मेशन नहीं हो सकती, तो फिर एटम ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो शेयरिंग में आ जाएं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, क्लोरीन जो है इसके लास्ट शेल में होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रूल जो कल आपको बताया था कि अगर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल हो जाएगा। अब ज़्यादा बेहतर यही है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है। अगर तो गेन ये कर सकते हैं तो ये गेन करके अपने आप को स्टेबल करेगा, नहीं तो फिर ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन, आपने देखोगे Cl2 की फॉर्म में आपको मिलेगा। जब Cl2 की फॉर्म में मिलता है तो इसका मतलब एक और Cl भी था, उसके लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7। फिर ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, ठीक है। और ये सारा जो कंसेप्ट हो रहे होते हैं, यानी कि अपनी लॉस कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं या फिर शेयर कर रहे होते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं किन की तरह, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मौजूद आपके पास ये वाली फैमिली, ठीक है। हर फैमिली, ये ग्रुप में से हर यही चाहता है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किसकी तरह मैच कर जाए, वो हो जाए ये आपके पास जो नोबल वाली फैमिली है इसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए। तो फिर उसके लिए वो क्या करते हैं, वो लॉस भी कर लेते हैं, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर लेते हैं, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर लेते हैं। जैसे आसानी हो एटम को, वो उसको फॉलो करता है और वो रूल्स के तहत फॉलो करते हैं, जो आपके पास ऑक्टेट रूल होता है और डुप्लेट रूल होते हैं,
उनके मुताबिक लॉस गेन और शेयर कर रहे होते हैं और अपने आप को नोबल फैमिली की तरह स्टेबल कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको आई होप बात सारी क्लियर हो गई होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है कि शेल्स के अंदर, ये आपके पास शेल्स आ गए, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है अकॉर्डिंग टू 2n² फार्मूला, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है सब शेल वाइज, तो उसके लिए आपको रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, एरो रूल। ये आप तो डिटेल के साथ इसके ऊपर प्रैक्टिस भी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करना शेल्स के अंदर और सब शेल के अंदर, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। आगे चलते हैं। तो अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। वाई एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड टू लोअर देयर एनर्जी टू अटेन स्टेबिलिटी। यहाँ पे लिख लो बात, लाइक नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की तरह, ठीक है। जो आसानी के साथ हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो कर सकते हैं वो इसको फॉलो करेगा, जो इसको नहीं कर सकते बाकी रह गए नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जीनान, इनको फॉलो कर ले, क्योंकि इन तमाम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। और सिर्फ इस हीलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कल हमने इसकी डेफिनेशन भी की थी, ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल। यहाँ पे आज फिर हो गया कि टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब एबिलिटी, कि एटम के पास अगर एबिलिटी है कि वो अपने लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर सकता है। हर एक एटम के पास एबिलिटी होती है, टेंडेंसी हो, टेंडेंसी और एबिलिटी बात एक ही है कि वो अपने लास्ट शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने पूरे करे? 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करे, इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी, ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल फैमिली, ठीक है। ऑक्टेट रूल जो जो एलिमेंट फॉलो करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल फैमिली में से किसके साथ मैच करने की कोशिश करेगा? नियान के साथ, क्रिप्टान के साथ, जीनान के साथ, आर्गान के साथ, ठीक है। जो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स बात वही है, लॉस गेन शेयर, ठीक है। अच्छा, डुप्लेट रूल क्या है? वही टेंडेंसी यहाँ पे भी है, जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट ये पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम है डुप्लेट के लिए भी, जस्ट इस चीज़ को चेंज कर दो कि इसके साथ 2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आखिरी शेयर में पूरे करे और वो लॉस करे, गेन करे या फिर शेयर करे। देखिए हाइड्रोजन इस तरह एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये काम करता है, H2 बना देता है। NaCl जहाँ पे बनता है वहाँ पे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, ठीक। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ ऑर्बिटल कंसेप्ट? मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। S के ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ज़हन में रखना है कि ये जो आपके पास S की जो शेप होती है, S की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, राउंड शेप होती है, ठीक है। P की शेप कैसी होती है? P की शेप डम्बल लाइक होती है, कुछ इस तरह। डुगडुगी देखिए कभी, ये बिल्कुल उसकी तरह होगी, डम्बल शेप। इसको क्या बोलते हैं? डम्बल, ठीक, डम्बल शेप होती है। और अगर हम इसको ड्रा करें तो ये सर्कुलर आ गया, इसके अंदर ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे। हर एक के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये आपको जहन में है, ठीक। डी और एफ की शेप को ड्रा करना बहुत मुश्किल होता है,
ठीक है, एस की स्फेरिकल, पी की डम्बल। वैसे डी की जो होती है वो डबल डम्बल भी लिखा होता है बाज़ जगह, लेकिन हम उसको ड्रा नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। जैसे हमने इसको ड्रा कर लिया, इसको ड्रा कर लिया, वैसे हम डी और एफ़ की ड्रा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डाइफ्यूज़ होती है। तो इन चीज़ों का अपने जहन में रखना है। अच्छा, ऑर्बिटल कंसेप्ट अब क्या है? ऑर्बिटल कंसेप्ट ये होता है कि ऑर्बिटल्स, ये जो एस ऑर्बिटल है, ये जो पी ऑर्बिटल है, ये आपस में ये एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, एस, पी, डी और एफ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या है? मिलना, आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे, बात फिर वही होगी कि इनकी एनर्जी कम हो जाती है। एटॉमिक के केस में इनकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में आते हैं तो फिर वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है। ये जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है, ये आगे नेक्स्ट फर्दर हायर क्लासेस में आप वहाँ पे पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे आपकी आसानी के लिए दो चार बातें आपको बता दूँ ताकि आपके जहन में रहे कि ऑर्बिटल कंसेप्ट में ये होता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल, मिसाल के तौर पे मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। कोई और हाइड्रोजन लेते, कोई और हाइड्रोजन ले लेते हैं, उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसने अपने आप को स्टेबल करने हैं और इसने भी अपने आप को स्टेबल करने हैं, ताकि इनके पास जो आसानी के साथ फॉलो हो सकते हैं रूल, वो कौन सा होता है? डुप्लेट रूल। वो आसानी के साथ फॉलो कर सकते, उसको ये फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये आपस में शेयरिंग करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ ना तो क्या होती है? 1s1। इसकी भी क्या होती है? 1s1। तो एस की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। यहाँ पे इस एस की शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में शेयरिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, मिलेंगे। जब ये आपस में मिल जाएंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला था, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला था, ये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि सही पता चल जाए। ये एक ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। पहले ऑर्बिटल ऐसे थे, ठीक है, 1s1 1s1। ठीक है, हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसके पास क्या आ जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग की, मिलके क्या बनाया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। बना क्या? H2 बन जाता है। अब इसमें क्या होता है? जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग की टाइप होती है, मिलने की टाइप होती है। ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये हेड टू हेड हुई है, हेड टू हेड, यानी कि एक लीनियर ओवरलैप हुआ है। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन के ऊपर इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप किया एक लाइन के ऊपर। तो रिजल्ट में जो यहाँ पे बाड बनेगा, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे सिग्मा बाड। ठीक है, सिग्मा बाड स्ट्रॉन्गेस्ट बाड होता है, क्योंकि ये तो लीनियर या फिर हेड ऑन एक ही बात है, उसके रिजल्टेंट में बनता है। उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिग्मा बाड। जितने भी आपको जहाँ पे भी सिंगल बाड नज़र आएंगे, वो सारे के सारे सिग्मा बाड होंगे। मिसाल के तौर पे Cl और Cl के दरमियान जो बाड है वो कौन सा है? सिग्मा। H और H के दरमियान जो बाड है वो कौन सा होगा? सिग्मा। इसी तरह F और F के दरमियान जो बाड है वो कौन सा होगा? सिग्मा। तो जितने सिंगल बाड। अच्छा, इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन है, उसमें एक बाड डबल बाड होते हैं, तो एक बाड इसमें से लाजमी क्या होगा? सिग्मा। जब तक सिग्मा बाड नहीं होता तब तक आपके पास कोई और बाड नहीं बन सकता। अच्छा, ओवरलैपिंग की एक टाइप क्या आ गई? सिग्मा। दूसरी टाइप होती है ओवरलैपिंग की कि उसके रिजल्ट में जो बाड बनता है वो बाड बनता है पाए बाड। ठीक है, पाए बाड ये सिंबल होते हैं, पाए बाड बोलते हैं। पाए बाड के लिए क्या होते हैं? पाए बाड के लिए जो ओवरलैपिंग होती है सिग्मा के लिए, तो कौन सी थी? हेड टू हेड थी या लीनियर थी? यहाँ पे लीनियर नहीं होती है। पाई बाड के केस में जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है पैरेलल। पैरेलल मिसाल के तौर पे देखिए, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डंबल हमने का, ठीक है,
मिसाल के तौर पे दो पी ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, डिटेल में आप फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। मिसाल के तौर पे कोई एक पी ऑर्बिटल है और कोई एक पी ऑर्बिटल, अगर ये ओवरलैपिंग इस तरह करेंगे, ठीक है। हेड ऑन के लिए तो यहाँ पे हेड ऑन हो जाती थी लीनियर, अब यहाँ पे क्या होता है, ये सर्कुलर है, ठीक है। ये जो ओवरलैपिंग होती है इसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं, और पैरेलल ओवरलैपिंग की केस में बांड जो बनता है वो कौन से होते हैं, वो पाई बांड होते हैं, ठीक है। पाई बांड हमेशा याद रखना तब बनेगा जब किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी पहले कौन सा बांड मौजूद हो, सिग्मा बांड ऑलरेडी होना ज़रूरी है। जब सिग्मा बांड बन जाते हैं तब जाके पाई ऑर्बिटल होते हैं। सिंपल सी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन के केस में पहला बांड एक बनेगा सिग्मा, बाकी दूसरा बांड जो है वो इस तरह की ओवरलैपिंग होती है यहाँ से, ठीक है, पाई बांड बनता है। तो एक सिग्मा ऑक्सीजन के केस में, एक पाई। इस तरह आपने देखोगे कि नाइट्रोजन के केस में 3 बांड होते हैं, इस तरह लिखो होते हैं। तो इसमें से एक बांड क्या हो जाएगा, सिग्मा, बाकी दोनों बांड क्या हो जाएंगे, पाई। तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है। स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा और वीक कौन सा होगा, याद रखना है कि सिग्मा बांड जो है, सिग्मा बांड क्या होते, स्ट्रॉन्ग बांड होते, पाई बांड क्या होते, वीक होता है। तो ये ऑर्बिटल का कंसेप्ट था। इतने ज़्यादा बुक के अंदर ऑर्बिटल कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, जितना था वो आपको बता दिया। इससे फर्दर आपने जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है वो आप कहाँ पे पढ़ोगे, वो आप फर्दर फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर डिटेल के साथ पढ़ोगे। और वैलेंस का कंसेप्ट जो है ये आगे यूज होता रहेगा, जहाँ पे आप आयनिक पढ़ोगे, कोवेलेंट पढ़ोगे, तो वहाँ पे हम इनको यूज़ करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की ऑर्बिटल कंसेप्ट की, ऑक्टेट रूल की, डुप्लेट रूल की, फिर वही हमने बात की कि एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, वैलेंस कंसेप्ट को डिस्कस किया, पीरियोडिक टेबल के ऊपर बात की। तो इसके अंदर अगर आपको कोई भी इशू हुआ तो आप वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।